Hello and welcome everyone to the third lecture of ray optics. पिछले दोनों लेक्चर में हमने प्लेन मिरर को लेके प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया था। आज हम दो प्लेन मिरर से कितने इमेजेस फॉर्म होते हैं उसे आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। एक प्लेन मिरर के लिए इमेज कैसे फॉर्म होता है उसे हम सबसे पहले देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन करते कैसे हैं। ये हमने पिछले क्लास में भी किया था, पर एक बार हम उसे रिवीजन कर लेते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर में। सबसे पहले एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। तो अगर हमें यहाँ से इमेज फॉर्म करना है तो हमें इससे इमर्जिंग लाइट रेज लेनी होगी। तो सबसे पहला एक लाइट रे हम ले सकते हैं कि ऐसे जा रहा है, हम रफ ही बना रहे हैं डायग्राम को। अच्छा, यहाँ पर सिल्वरिंग नहीं है तो ये रहा हमारे पास सिल्वरिंग मिरर में, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास लाइट रे जा रही है जो कि एकदम परपेंडिकुलरली गिर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो ऐसे बैक कर जाएगा, ठीक है। तो एक लाइट रे ऐसे और दूसरी दूसरी जो लाइट रे होगी यहाँ पर वो सपोज ऐसे गिर रही है। तो हम एकदम मेथड से जाते हैं कि यहाँ पर ये रहेगा हमारे पास नॉर्मल, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो जो रिफ्लेक्टेड सेट ऑफ लाइट रेज यहाँ पर है वो कैसी है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैसी है, चलो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, एक ऐसे तो एक ऐसे। तो यहाँ पर हमें डाइवर्जिंग सेट ऑफ लाइट रेज मिल रहा है। अगर डाइवर्जिंग है तो उसका मतलब यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ये भी हमने देखा था। तो चलो अब इस वर्चुअल इमेज को हम जो फॉर्म किया है इसकी थोड़ी सी हम झलक देख लेते हैं कैसे। जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है तो जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअल में नहीं मिलती है, उसे हम थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तब वो जाके ऐसे मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इनकरेक्ट हो रहा है डायग्राम। वैसे आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस डी ओ है और ये जो डिस्टेंस डी आई है ये बराबर होगा। कैसे होगा एक बार चलो इसे देख लेते हैं। इसे यहाँ पर देख लेते हैं, चलो। सपोज दिस इज आवर मिरर, यहाँ पर दिस इज आवर, यहाँ पर मिरर हमारे पास है, ठीक है। हमने ऐसे मिरर बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास सपोज ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे आई परपेंडिकुलर आई और परपेंडिकुलर ऐसे ही चली गई, और दूसरी दूसरी जो लाइट रे है वो ऐसे आई और एकदम सेम एंगल बना के ऐसे चली गई। तो अगर हम इन दोनों को पीछे ट्रेस बैक करें, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ट्रेस बैक करें, इससे अगर पीछे ट्रेस बैक करें तो कुछ यहाँ पर मिल रहे हैं। दिस इज द इमेज। अब देखो कैसे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर क्या केस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो सिमिलरली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल में ये भी थीटा है, ठीक है। एक और बात, ये 90 है, ये 90 है, और ये जो साइड है ये कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां से हमें मिला कि अगर हम इसे नाम दे दे P, इसे नाम दे दे B, इसे नाम दे दे M, तो
triangle OMP is congruent to triangle MBP. ओके, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ये साइड क्या थी DO और ये साइड क्या थी DI। इसका मतलब DO इज इक्वल टू DI। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर है एडिशनल, देख लेते हैं इसे। एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है, दैट इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन ये टर्म पूरे ऑप्टिक्स में हमें काफी बार मिलेगा। मैग्निफिकेशन का मतलब पहले हमें समझना होगा कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, हमें पहले मैग्निफिकेशन का मतलब समझना होगा कि मैग्निफिकेशन ये टर्म कहना क्या चाहता है। ये सपोज हमारे पास मिरर है। अच्छा, सपोज इसके सामने हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऐसा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, दैट इज AB। अच्छा, तो एक बात यहाँ पर, जो B का इमेज होगा वो एकदम उसके सामने इक्वल डिस्टेंस पर B डैश फॉर्म होगा। जो A का इमेज होगा वो उसके A का इमेज जो फॉर्म होगा वो उसके सामने, अच्छा, A का इमेज जो फॉर्म होगा वो उसके सामने फॉर्म होगा, दैट इज A डैश। ठीक है, तो ऐसे, तो ये होगा हमारे पास इमेज। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है अगर दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज HO, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज HI, दैट इज HI बटा HO। अच्छा, इसे कैसे देखे, देखो, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दे, सिमिलरली इसे भी अगर हम ज्वाइन कर दे, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ये साइड और ये साइड एकदम इक्वल होगी, क्योंकि दैट इज द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अगर ये साइड इक्वल है, अच्छा, एक रे तो ऐसे भी जाएगी ना, एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी एकदम, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, मतलब यहाँ से एक रे आ रही है ऐसे। अगर हम ए का इमेज अगर हमें बनाना हो तो एक रे ऐसे आ रही है और एकदम ऐसे जा रही है, जिसे ही हम बैक ट्रैक करके वहां पर ले रहे हैं। तो अगर एक एंगल यहाँ पर थीटा हो तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ओके, और एक बात, ये 90 है, ये 90 है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक बात देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, मतलब HO इक्वल टू HI, दैट मींस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने प्लेन मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिए। अब हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक में, दैट इज इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, दो प्लेन मिरर्स के केस में कैसे इमेज फॉर्म होगा उसे अब हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बहुत ही सिंपल केस हम लेंगे, दो मिरर के बीच में, दो मिरर के बीच में हम एंगल कर देंगे 90 डिग्रीज। ओके, देयर इज अ टू मिरर एंड देयर एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो पहले मिरर को मिरर जैसा बना ले। ऐसा होता है, ये सिल्वरिंग पार्ट भूलना मतलब क्राइम है। अगर सिल्वरिंग ना किया तो मिरर मिरर की तरफ बिहेव ही नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। वो रिफ्रैक्ट कर सकता है, मतलब लाइट उसके थ्रू पास कर जाएगा, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हम यहाँ पर दो मिरर्स के केस में देख रहे हैं, चलो। अच्छा, इसमें भी हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं।
यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जो है इन दोनों का, सपोज यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है ऑब्जेक्ट, जो इसका एंगल बाइसेक्टर है ऐसे जा रहा है जो, ठीक है, उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चलो इसका इमेज पहले फॉर्म करते हैं। दोनों मिरर्स का नाम दे देते हैं, ये है हमारे पास M1, ये है हमारे पास M2। अब दोनों मिरर्स में हम पहले इमेज फॉर्म करेंगे। M1 में O का जो इमेज रहेगा वो एकदम यहाँ पर, यहाँ पर रहेगा, दैट इज I1, ठीक है। M2 में जो O का इमेज रहेगा वो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, दैट इज I2, ठीक है। अच्छा, और एक बात अगर हम देखें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन। मतलब मिरर 2 में मिरर 1 का एक इमेज फॉर्म होगा जो कि होगा कुछ ऐसा, ठीक है। एंड सिमिलरली मिरर 1 में मिरर 2 का एक इमेज फॉर्म होगा जो कि कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये पार्ट्स है एक्सटेंशंस के। एक मिरर के अंदर दूसरे मिरर का जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अब I2 का एक इमेज इस एक्सटेंशन वाले पार्ट, ये क्या है पहले नामकरण कर देते हैं। ये है मिरर, ये मिरर 1 है इन 2, ये मिरर 2 है इन 1। अब हम देख लेते हैं इमेज कहाँ बनेगा। इसका इमेज अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखो यहाँ पर कितने यूनिट पर, एकदम देखो एकदम सेम डिस्टेंस पर बनेगा यहाँ पर, दैट इज I21। और I1 का इमेज इसमें जो बनेगा वो देखो इसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, इसका इसमें इमेज, इसका इसके इसमें इमेज कोइंसाइड करेगा, एकदम सिमिलर है ना। मतलब कैसे, देखो अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली सोचे, देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस भी d होगा, ये डिस्टेंस भी d होगा। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d होगा। अगर d डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो d डिस्टेंस पर इमेज होना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये d है तो ये भी d होगा पैरेलल साइड। अगर d डिस्टेंस पर इमेज, ये तो ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पर d डिस्टेंस पर इमेज आ जाएगा। ये पैरेलल है तो यहाँ पर ये भी d होगा, तो इसका इमेज इससे d डिस्टेंस पर ही होगा, और इससे d डिस्टेंस पर तो ये चीज ऑलरेडी है ही। मतलब यहाँ पर ये चारों ऑब्जेक्ट एकदम देखो एक स्क्वायर का पार्ट है, अगर हम इसे एंगल बाइसेक्टर में ले ले, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम इससे सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस को, या इसे रेडियस लेकर, तो वो सबसे जाएगा, सारे इमेजेस से जाएगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट हर एक केस में वैलिड है, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये सारे इमेजेस एक सर्कल में आते हैं, ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितना हुआ, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हुआ, नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम इसी केस को दोहराएंगे, अब हम इसी केस को यहाँ पर दोहराएंगे, पर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, मतलब केस को सिमेट्रिक नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हम पहले ऐसा बना लेते हैं, एकदम एक्सटेंशन के साथ ही हम बना लेते हैं, ठीक है, ओके। मिरर मतलब एक चीज नहीं भूलना है, दैट इज सिल्वरिंग करना। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 10th लेवल है, बहुत ही बेसिक चीज है, से हम यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को
लेते हैं कुछ यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट है जो कि एंगल बाइसेक्टर ऊपर क्लियरली नहीं है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। तो इसका जो पहला इमेज बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा, सपोज ये 1 है, ये 2 है। इसका जो दूसरा इमेज बनेगा वो कुछ 1 2 3 यहाँ बनेगा, ठीक है। I2 का जो यहाँ पर इमेज बनेगा एक्सटेंशन में वो कुछ यहाँ बनेगा। I1 का जो इमेज वो फिर से कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, मतलब देखो अगर हम ऐसे ले लें कि ये वाला डिस्टेंस D1 है, ये वाला डिस्टेंस D2 है, तो अगर ये D1 है तो ये D1 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा, इतना तक तो सही है। अगर ये D2 है तो ये D2 होगा, अगर ये D1 है तो ये D1 होगा, अगर ये D2 है तो ये D2 होगा, और अगर ये D1 है तो ये D1 होगा। देखो इससे समझ आ रहा है कि इसका जो इमेज यहाँ पर बनेगा, इसका जो इमेज यहाँ पर बनेगा वो कोइंसाइड कर जाएगा। और क्या यहाँ पर भी सर्कल वाला केस वैलिड होगा? जी हाँ। कैसे? वो हम जनरलाइज में वे में प्रूफ कर सकते हैं, हम करेंगे। सबसे पहले हम इस थ्योरी को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी 3 इमेजेस ही फॉर्म हुए, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है या नहीं है। अच्छा चलो एक और केस देखते हैं, उसके बाद हम इसे फॉर्मुलाइज कर देंगे। एक और केस देखेंगे, दैट इज अगर हम, अच्छा यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि एंगल बाइसेक्टर का फर्क नहीं पड़ा, तो चलो एक और केस देख लेते हैं, दैट इज 120 डिग्री वाला केस। सपोज हम यहाँ पर देख लेते हैं, चलो एकदम साइड बाय साइड देखेंगे, ठीक है। ओके, एक और बार, दिस एंड दिस। अच्छा चलो सिल्वरिंग हमें नहीं करते क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है उसमें, अभी के लिए नहीं करते, बाकी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम ले लेते हैं एकदम इसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, दिस इज दिस एंगल बाइसेक्टर थिंग, ओके। अगर ये चीज एंगल बाइसेक्टर के ऊपर सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो पहला इमेज बनेगा वो बनेगा कुछ यहाँ, दैट इज I1, ठीक है। इसका जो इस वाले में इमेज बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, दैट इज I2। और मजे की बात ये है कि ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक है। अच्छा, एक्सटेंशन का बात यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? अगर हम ऐसे एक एक्सटेंशन खींच भी दे और ऐसे एक एक्सटेंशन खींच भी दे तो उस तो जो होगा केस, यहाँ पर केस इतना ही सिमेट्रिक है कि ये जो इमेज होगा ये पूरे के पूरे एक्सटेंशन के ऊपर ही आके गिरेगा एकदम। क्यों? अगर मुझे पूछा जाए कि क्यों एक्सटेंशन के ऊपर ही आके गिरेगा, ये बहुत ही सिंपल है यहाँ पर देखना कि ये क्यों आके गिरेगा। क्योंकि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक केस है तो ये भी 60 डिग्री, और इससे 60 डिग्री में ही तो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन भी 60 डिग्री में है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब ये पूरे के पूरा थिंग एक्सटेंशन के ऊपर गिर जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर कितना आया? 2। सेंस आ रहा है कि अब अगर मैं इसे एसिमेट्रिक कर दूं तो यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर अब इमेज नहीं आएगा, इसका इमेज कुछ यहाँ पर I1 हो जाएगा और इसका इमेज कुछ यहाँ पर I2 हो सकता है। पर एक बात, अच्छा थोड़ा सा हम इसे ऐसे कर लेते हैं समझाने के लिए, बहुत ही एक्सट्रीम केस जा रहा है, नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं। चलो ये सिमेट्रिक केस नहीं है, यहाँ पर ये I1 है, यहाँ पर ये I2 है, यहाँ पर ये क्या है, लेट्स से दिस इज I2, ओके। ये I1 है और ये I2 है। अब अगर हम किसी एक का एक्सटेंशन ले ले, कुछ ऐसे एक्सटेंशन होगा एक, कुछ ऐसे एक्सटेंशन होगा, तो इसका जो इमेज आएगा, अच्छा ये सब एक्सटेंशन के पार चला जाएगा। अच्छा ऑथेंटिक इमेज में बना ले रहा हूँ क्योंकि इसे अगर हमें
एक्चुअल में बनाना हो ना तो एकदम स्केल पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। इसे ऐसे ही एमए हाथ में करना बहुत ही मुश्किल है। मैं मैं एकदम केस दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा। इससे ये देखो, एक इमेज यहाँ पर ऐसे बनेगा और इसका जो एक्सटेंशन होगा उसके ऊपर एक बन जाएगा और एक इमेज इसका बन जाएगा कुछ ऐसे, और बस दैट्स इट। क्योंकि ये चला जाएगा इसके एक्सटेंशन के पार, तो इसके ऊपर इसका और कोई इमेज नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पर कितने इमेज बने? ये बना I1, ये बना I2, ये बना I3, 3 इमेजेस बन गए। अब तो डिफरेंस आ गया। अच्छा, सर्कल वाली बात अभी भी वैलिड है कि नहीं? है। ये भी एक सर्कल के ऊपर आ जाएगा, ये भी एक सर्कल के ऊपर आ जाएगा। तो चलो लेट्स फॉर्मुलाइज इट। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर कर्व इफेक्ट नहीं डाल रहा है, 90 के केस में नहीं डाल रहा है, 120 में डाल रहा है। मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। डिफरेंस है इतना कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री करेंगे तो 4 आ रहा है, और 360 डिग्री डिवाइड बाय 90 डिग्री करेंगे तो 3 आ रहा है। ये एक इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। यही हमें ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है कि जब ये इवन आएगा तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हो या नहीं हो, इससे एक कम आंसर आएगा। और जब ये ऑड होगा तब अगर ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हुआ तब इससे एक कम आंसर आ सकता है, और अगर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर नहीं हुआ तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? बहुत कुछ बोल दिया है, तो चलो एक बार देख लेते हैं मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर जो 360 डिग्री बाय थीटा है, ये दो केसेस में बट सकता है, या तो ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा। ठीक है, अगर ये इवन हो गया तो नो डाउट द आंसर विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर ये ऑड हुआ तो हम दो केसेस लेंगे, एक होगा सिमेट्रिक केस, मतलब एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, एक होगा एसिमेट्रिक केस। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सिमेट्रिक केस में डायरेक्ट 360 बाई थीटा माइनस 1 कर देंगे और एसिमेट्रिक केस में 360 बाई थीटा कर देंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। चलो, सपोज हमारे पास कह दिया है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना होगा? हमें सबसे पहले निकालना होगा 360 बाई थीटा, दैट इज 6, इंप्लाइज दैट इज इवन। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो भी कह लो, ये 5 ही आएंगे, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक और बात। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। अगर थीटा 72 डिग्री है तो 360 बाई थीटा 5 आ रहा है। इसमें दो केसेस बनेंगे, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक केस हुआ तो 4 इमेज, एसिमेट्रिक केस हुआ तो 5 इमेज। अच्छा, स्टार मार्क करके एक और बात यहां पर लिख लो कि अगर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इज नॉट एन इंटीजर, तो हम क्या करेंगे? कंसीडर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360 डिग्री बाय थीटा। मतलब इंटीजर जस्ट लोअर देन 360 डिग्री बाय थीटा। मतलब अगर सपोज थीटा 80 डिग्रीज है तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 80 डिग्री मतलब 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो हम यहां पर कंसीडर करेंगे 4 को सिर्फ, जो इंटीग्रल पार्ट है। ओके, समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अच्छा, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो हमने कुछ केसेस देखे यहाँ पर। तो चलो एक और बात हम प्रूफ करते हैं कि ये सब एक सर्कल के ऊपर होंगे। ये वाला प्रूफ जियोमेट्रिकली हो सकता है। चलो देखते हैं ये प्रूफ को। अगर हम इसे ऐसे ले लें, हमें जनरल एंगल लेना है, ऐसा कोई मतलब कंट्रोल नहीं है कि कोई एंगल है, कौन सा एंगल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एकदम सिमेट्रिक केस एसिमेट्रिक केस ऐसे ही आ जाएगा। हम एकदम, क्योंकि देखो कोई भी केस हो, यहाँ पर जो बात हो रहा है केस कोई भी हो सकता है, पर ये सारे एक एंगल के ऊपर होंगे ही होंगे। चलो प्रूफ करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कहीं यहाँ पर।
ठीक है, सबसे पहले दो इमेजेस तो ऐसे बन ही जाएंगे, मतलब क्या, ऐसे दो इमेजेस तो बन ही जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले देखो, इन तीनों, देखो 3 पॉइंट से एक सर्कल तो जाता ही है, पर वो सर्कल का सेंटर क्या यही है, देखते हैं। अगर हम ये डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस देखें और ये डिस्टेंस देखें, इन तीनों डिस्टेंस को देखो। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, कौन दोनों ट्राइंगल्स, मार्क कर रहा हूं, ये ट्राइंगल और इसके बगल वाला ये ट्राइंगल। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है तो सिमेट्रिक होगा ना, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है और ये कॉमन साइड है, तो अगर ये r हुआ तो ये भी r हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगा। तो ये तीनों r r r है, मतलब इससे डिस्टेंस तीनों का कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस यहां से इसको रेडियस लेके अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ये I1 से भी जाएगा, I2 से भी जाएगा, तो एक सर्कल तो हम ऐसे मिल सकता है। अब देखो, ये सेंटर है, ये वाला पार्ट हमारे पास सेंटर है, और अगर हम इसे एक्सटेंशन कर दे तो हमें मिल रहा है एक लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से ऐसे पास कर रहा है, तो ये डायमीटर होगा ना, ये तो डायमीटर होगा। और अगर हम इसे भी एक्सटेंड कर दे तो जो एक्सटेंशन हो रहे हैं वो हो रहा है सर्कल का डायमीटर। अब सर्कल के डायमीटर के ऊपर अगर हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले तो वो तो सर्कल के ऊपर ही होगा ना। देखो, ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, अगर हम इसका रिफ्लेक्शन ले लें तो हाल एकदम सादी सी बात है कि ये सेंटर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखो इसको ज्वाइन कर दो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है और ये कॉमन है, मतलब C से P का डिस्टेंस जो रेडियस होगा तो C से इस P डैश का डिस्टेंस भी रेडियस ही होगा, मतलब ये सर्कल के ऊपर ही गिरेगा, मतलब ये एक्सटेंशन डायमीटर है। तो अगर हम I1 का इमेज इसके ऊपर ले भी ले तो ये इस सर्कल के ऊपर ही पड़ेगा, मतलब कोई भी इमेज ले, ये मिरर्स, ये जो मिरर्स है ये सर्कल का डायमीटर है, मतलब किसी भी मिरर के ऊपर अगर हम इसका इमेज ले लें तो वो सर्कल के ऊपर ही वापस गिरेगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर को हम पहले थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज से डील करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा पूरे ऑप्टिक्स के लिए। तो समरी नंबर 1, हम लेंगे n, ये मैंने पहले नहीं बताया कि हम लेंगे n which is equal to 360 डिग्री by थीटा। ओके, नंबर 2, if n is even then irrespective of irrespective of any case, number of images should be n minus 1, and if n is odd, then if case is symmetric, then number of images will be n minus 1, and if case is asymmetric, then number of images will be equal to n. Number 4, all images and object falls on a circle. ठीक है, so that is it for today guys.
I will meet you guys in the next video. Thank you everyone. Make sure you hit the like button, share कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब द चैनल फिनिक्स जे फॉर सच मोर कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा L4 होगा उसमें हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उसके बाद हम प्लेन मिरर का प्रैक्टिस सेशन लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।